आज के इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य एन एम्पायर थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स। तो ये हमारे चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 होगा। इससे पहले के 5 लेक्चर्स हम बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही मज़े के साथ कवर कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम आर्थिक विस्तार से। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, जब भी किसी जगह का इतिहास हम पढ़ते हैं, तो मेनली हम उसकी तीन तीन बातों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, वहाँ की राजनीति कैसी थी। दूसरी बात, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था। और तीसरी बात कि आर्थिक व्यवस्था वहाँ पर किस तरह थी, अर्थव्यवस्था उस क्षेत्र की कैसे चलाई जाती थी। तो इसी प्रकार हम रोमन साम्राज्य में भी देखते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य की राजनीति के बारे में जाना कि कौन कौन से वहाँ पर लोग शामिल होते थे राजनीति में, प्रशासन में। उसके बाद हमने रोमन साम्राज्य के सामाजिक जीवन के बारे में जाना, स्त्रियों की क्या स्थिति थी, पुरुषों की क्या स्थिति थी, साक्षरता किस प्रकार से व्याप्त थी, संस्कृति किस प्रकार से व्याप्त थी। और अब हम रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी को रीड करूंगा। आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पूरे लेक्चर को सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। ओके। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। तो इस लाइन में क्या कहा गया है कि जो हमारा रोमन साम्राज्य था, वहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह थे। अब बंदरगाह बहुत सारे थे क्योंकि भूमध्य सागर का जो एरिया था, वो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। तो सागर के पास के जो तट होते हैं, जैसे कि मुंबई हमारे भारत का बंदरगाह है। तो बंदरगाह क्या होता है? समुद्र का तट है ना, समुद्री तट जो होता है, जहाँ पर हमारे जो व्यापारिक पानी के जहाज हैं वो आकर रुकते हैं, सामान का आयात निर्यात वहाँ पर होता है, तो हम उनको बंदरगाह कहते हैं। तो ऐसे ही रोमन साम्राज्य में बहुत सारे बंदरगाह थे, यानी कि व्यापारिक दृष्टि से जो नगर स्थापित होते हैं समुद्र के किनारे, जहाँ से जहाज, पानी के जहाज सामान को लाते हैं, ले जाते हैं, तो उसको हम बंदरगाह कहते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे बंदरगाह थे रोमन साम्राज्य में। बहुत सारी खानें थी, खदानें थी, जिनमें से बहुमूल्य धातुएं निकाली जाती थी। जैसे कि आपको पता है कि रोमन साम्राज्य में चांदी और सोने के सिक्के चलते थे। चांदी दिनारियस जिसको कहते थे, चांदी का सिक्का दिनारियस। तो चांदी और सोना निकालने के लिए भी खदान चाहिए ना। खदानों में से चांदी और सोना निकाला जाता है। तो बहुत सारी खाने थे, बहुत सारी खदानें थी रोमन साम्राज्य में। ईंट थी, ईंट के लिए भट्टियाँ बनाई गई थी। जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, जिनमें कि प्रमुख जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ थी। तो इतनी सारी चीज़ें हमें रोमन साम्राज्य में देखने को मिलती हैं। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब वहाँ का आर्थिक आधारभूत ढांचा बहुत ही मजबूत था, क्योंकि जितने सारे बंदरगाह, जितने ज़्यादा बंदरगाह उतना ज़्यादा व्यापार, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ उतना ज़्यादा व्यापार। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, यानी कि वहाँ का आर्थिक ढांचा बहुत ही मजबूत था। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ की, किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, तो हम वहाँ के कुछ क्षेत्रक पर ध्यान देते हैं। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स की क्लास 10th में पढ़ा था कि 3 क्षेत्रक हमारे होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो यहाँ पर भी रोमन साम्राज्य में हम 2 क्षेत्रकों के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक में कौन से आ गए? फैक्ट्री वगैरह हमारी आ गई। और प्राथमिक में हमारे कृषि से रिलेटेड आ गए। तो पहले हम फैक्ट्रियों वाला पोर्शन कवर करेंगे इस पैराग्राफ में, और फिर उसके बाद हम कृषि देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार का, किन किन चीज़ों का वहाँ पर व्यापार होता था। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी। मदें यानी कि वस्तुएं, जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। अब यहाँ पे क्या कहा है कि अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि 3 प्रमुख व्यापारिक मद, यानी कि 3 प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं का नाम बताओ रोमन साम्राज्य में, तो रोमन साम्राज्य में मुख्यतः 3 प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता था। सबसे पहला आपका गेहूं, उसके बाद अंगूरी शराब, और फिर आपका जैतून का तेल। जैतून का तेल यानी कि ओलिव ऑयल आपने सुना होगा। तो जैतून का एक फल होता है, पेड़ पर लगता है, तो उससे जो तेल निकाला जाता है वो आपका जैतून का तेल, ओलिव ऑयल। ठीक है, तो
तीन चीज़ें गेहूँ, अंगूरी शराब और जैतून, ये तीन प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी जिनका रोमन साम्राज्य में व्यापार होता था। और ये कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं? ये हमें स्पेन से प्राप्त होती थी। गैलिक प्रांत यानी कि जो गोल प्रांत था आपका, गै ओ अल और लै, जिसको आज हम फ्रांस कहते हैं। तो गोल प्रांत के आसपास का क्षेत्र तो गैलिक प्रांत, स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका और मिस्र, इन भागों से हमें बहुत ही अधिक मात्रा में ये चीज़ें प्राप्त होती थी। और इटली से भी होती थी, इटली से भी ये चीज़ें हमें प्राप्त होती थी, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे सिसिली और कैम्पेनिया। तो इटली से भी हमें ये चीज़ें प्राप्त होती थी, लेकिन अपेक्षाकृत कम मात्रा में प्राप्त होती थी। यानी कि जब हम इटली का कंपैरिजन स्पेन से करते हैं, हमें अफ्रीका से करते हैं और मिस्र से करते हैं, तो जो स्पेन, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका ये वाले प्रांत है, गैलिक प्रांत है, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इटली में ये चीज़ें अपेक्षाकृत कम मात्रा में होती तो थी, लेकिन कम होती थी। क्यों? क्योंकि हर एक क्षेत्र की अपनी अलग-अलग भौगोलिक विशेषताएँ होती हैं, भौगोलिक स्थितियाँ होती है, उनके अनुसार फसल बदलती रहती है। तो इस प्रकार जो वहाँ की स्थिति थी, उनके अनुसार अलग-अलग प्रांतों से अलग-अलग तरह की हमें व्यापारिक वस्तुएँ प्राप्त होती थी, जिनमें से प्रमुख थे आपके गेहूँ, जैतून का तेल और अंगूरी शराब। क्लियर? शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थ की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें हम एम्फोरा कहते थे। ठीक है ना? अब जैसे कोई भी आपका लिक्विड है, कोई भी आपकी लिक्विड चीज़ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, तो उसके लिए कुछ ख़ास तरह के कंटेनर हमें चाहिए, कुछ ख़ास तरह के बर्तन, कुछ ख़ास तरह के मटके चाहिए, जहाँ से वो चीज़ें लीक ना हो। क्योंकि लिक्विड को बहुत ही सँभाल के ले जाना होता है, क्योंकि उससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। अगर थोड़ा-सा भी लीकेज हो जाए, तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें कुछ स्पेशल कंटेनर्स बनाने पड़ते हैं, जिनके द्वारा हम आसानी से और सावधानीपूर्वक तरल पदार्थ को दूसरी जगह पर ले जाएँ, लिक्विड चीज़ को दूसरी जगह पर ले जाएँ। तो शराब और आपकी जो जैतून का तेल था, ये व्यापारिक वस्तुएँ थी, दोनों तरल है, दोनों लिक्विड है, तेल भी और शराब भी। तो इनको कुछ ख़ास कंटेनरों में रखा जाता था, कुछ ख़ास बर्तन होते थे, मटके कह सकते हैं आप, तो उन मटकों को हम एम्फोरा कहते थे। क्लियर? नाम याद रहेगा, एम्फोरा। ढुलाई करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। ओके। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद है। उल्लेखनीय है कि रोम में मोंटे टेस्टियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। अब हमारा जो एक पुरातात्विक स्थल है मोंटे टेस्टियो, वहाँ वहाँ पर हमें 5 करोड़ एम्फोरा कंटेनरों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 करोड़ कंटेनरों के हमें अवशेष मिले हैं। ये तो हमें अवशेष ही मिले हैं। उसके अलावा और भी ज़्यादा मटके हमें और भी ज़्यादा मटके यूज़ होते होंगे रोमन साम्राज्य में, उनके तो हमें अवशेष मिले नहीं, वो तो ख़त्म हो गए होंगे। 5 करोड़ के तो हमें अवशेष ही अवशेष मिले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भारी मात्रा में, कितनी अधिक मात्रा में इन चीज़ों का व्यापार होता था। है ना? जितने ज़्यादा कंटेनर मिलेंगे यानी कि उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, उतनी ज़्यादा मात्रा में चीज़ों का व्यापार होता था। ओके, तो 5 करोड़ मटकों के तो हमें अवशेष ही अवशेष मिले हैं। और इससे भी ज़्यादा यूज़ होते होंगे रोमन साम्राज्य में, है ना? तो इस प्रकार हमें पता लगता है कि कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वालिटी में इन चीज़ों का व्यापार होता था। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए हैं कि उनमें क्या-क्या ले जाया जाता था। पुरातत्वविदों को इनके टुकड़े मिले हैं, टुकड़े मिले। देखिए, जो भी हमें अर्थव्यवस्था के बारे में, रोमन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, उसके बारे में जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो भी सबूत मिलते हैं, उसमें भौतिक अवशेष बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखित चीज़ें भी मिलती है, लिखी हुई चीज़ें भी हमें मिलती हैं। लेकिन भौतिक अवशेष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भौतिक अवशेष हमें बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं और उनके द्वारा ही हमने बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की है। जैसे सामाजिक जो व्यवस्था थी, उसमें हमने बहुत कुछ लिखा हुआ, जो भी उन लोगों ने लिखा है, रोमन साम्राज्य के लोगों ने लिखा है, उनसे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की है। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, चीज़ों के अवशेष मिलते हैं और उन अवशेषों को पढ़कर उन अवशेषों का पुरातत्वविद एनालिसिस करते हैं, परखते हैं और फिर हमें जानकारी देते हैं। तो जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं रोमन साम्राज्य की, तो वहाँ पर हमारे भौतिक अवशेष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे पुरातत्वविदों को इन कंटेनरों के बहुत सारे
अवशेष मिले हैं, टुकड़े मिले हैं। पुरातत्वविदों ने इनको जोड़-जोड़ के देखा और बहुत नई-नई जानकारी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें प्रोवाइड किए। ओके। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए हैं। हमारे पुरातत्वविदों ने हमें बता दिया कि इनका यूज़ कैसे किया जाता था, कब किया जाता था, किस लिए किया जाता था, और ये भी बता दिया कि इन कंटेनरों के, इन एम्फोरा कंटेनरों के जिसमें जैतून के तेल और शराब की ढुलाई की जाती थी, इनका निर्माण स्थल कहाँ पर था, यानी कि जो ये मटके थे ये कहाँ पर बनाए जाते थे, इसकी भी जानकारी हमारे पुरातत्वविदों ने दे दी है। कैसे दी है, आपको यहाँ पे बताया गया है एक एग्जाम्पल के द्वारा कि हमारे पुरातत्वविद पहले देखते हैं कि जो आपका एम्फोरा है, जो आपका जो ये कंटेनर है, ये किस मिट्टी से बना है। और फिर भूमध्य सागर के तट, क्योंकि भूमध्य सागर के तटों पर ज़्यादा व्यापार होता था, तो भूमध्य सागर के आसपास जो बसे हुए नगर थे, वहाँ की मिट्टी के साथ उस मिट्टी का मिलान करते हैं, और जिसकी मिट्टी मैच कर जाती है तो कहते हैं कि यहाँ पर ही इन कंटेनरों का निर्माण होता था। मान लीजिए ये आपका एक एम्फोरा टैंक है। इस एम्फोरा टैंक में ए प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ए प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हमारे पुरातत्वविद बहुत सारे नगरों का अवलोकन करेंगे, बहुत सारी जगहों पर जाएंगे, वहाँ की मिट्टी को मैच करेंगे, किसी की मिट्टी बी प्रकार की, किसी की सी प्रकार की, किसी की डी प्रकार की, और जिस जगह पर ए प्रकार की मिट्टी मिल जाएगी तो वो कहेंगे कि इसी जगह पर इन एम्फोरा टैंक का निर्माण किया जाता था। यानी कि जो कंटेनर थे उनकी मिट्टी का मिलान भूमध्य सागर के प्रदेशों के साथ करके हमारे पुरातत्वविद इन एम्फोरा के निर्माण स्थलों की जानकारी देते हैं। ओके, चलिए एक आपको उदाहरण ये दिया गया स्पेन का। एक उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में लाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। आपको उदाहरण दिया गया स्पेन का, कहा गया कि 140 से 160 डिग्री 140 से 160 ईस्वी के इन 140 से लेकर 160 ईस्वी के सालों में जो आपका स्पेन था वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापार होता था जैतून के तेल का, क्योंकि हमें जो कंटेनर मिले हैं वो देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो कंटेनर, जो एम्फोरा हमें मिले हैं वो 140 से लेकर 160 ईस्वी के हैं, है ना। साइंटिफिक वे से किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। तो जो हमें कंटेनर, जो हमें एम्फोरा मिले हैं वो 140 से लेकर 160 साल के बीच तक हमें मिले हैं, ईस्वी तक के मिले हैं। और फिर हमारे पुरातत्वविदों ने पता लगाया कि कंटेनर कहाँ बनाए जाते थे, तो उन्हें पता लगा स्पेन में बनाए जाते थे, और बहुत बड़ी संख्या में ये वाले कंटेनर मिले हैं जिनको हम ड्रेसल 20 कहते हैं। तो पुरातत्वविदों ने बहुत सारे तथ्यों को जोड़ा, जैसे कि बहुत बड़ी मात्रा में हमें 140 से लेकर 160 ईस्वी तक के बीच में बनने वाले एम्फोरा टैंक मिले हैं जिनको हमने ड्रेसल 20 कहा है। तो जो ड्रेसल 20 है वो हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं, और मिट्टी का मिलान करने के बाद हमें पता चला कि ये स्पेन में बनाए जाते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पेन में बहुत सारे ड्रेसल 20 यानी कि एम्फोरा टैंक बनाए जाते थे, यानी कि वहाँ पर जैतून का तेल का व्यापार बहुत ज़्यादा था। किस पीरियड में था? जिस पीरियड में ज़्यादातर एम्फोरा टैंक बनाए जाते थे, यानी कि 140 से लेकर 160 ईस्वी के बीच में जो स्पेन में जैतून का उद्योग था, जैतून के तेल का जो उद्यम था, जो व्यापार था, वो बहुत ज़्यादा उन्नति पर था, है ना। और जो वो कुछ विशेष प्रकार के एम्फोरा टैंक उस वक्त यूज़ किए जाते थे जिनको हम ड्रेसल 20 कहते हैं। और ड्रेसल 20 का नाम किस पर रखा गया है? हेनरिक ड्रेसल नाम के एक पुरातत्वविद पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, समझ गए ना किस प्रकार हमारे पुरातत्वविद चीज़ों को जोड़ते हैं और फिर हमें कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे कि उन्होंने पता लगाया कि इस प्रकार के जो ये एम्फोरा ड्रेसल 20
इस टाइम पीरियड के हैं, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे मिले हैं, कहाँ मिले हैं, स्पेन में मिले हैं, स्पेन में बनाए जाते थे, यानी कि स्पेन में इन चीज़ों का बहुत व्यापार होता था। तो इस प्रकार बहुत सारे क्लूज़, बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर हमारे पुरातत्वविद हमें इन चीज़ों की जानकारी देते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये एम्फोरा टैंक, एम्फोरा के कंटेनर आपको दिखाए गए हैं। फ्रांस के दक्षिणी तट के पास पोतभंग पहली शती ईस्वी के हैं ये। तो ये एम्फोरा इतालवी हैं जिन पर फोंडी झील के निकट के उत्पादक की मोहर लगी हुई है। तो लोग मोहर भी लगाते थे उत्पादक, जैसे कि सील लगी आती है ना, अब हर एक चीज़ पर सील लगी आती है जो उसकी ऑथेंटिकेशन जो हमें बताती है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक ऑथेंटिक चीज़ है। तो इसी प्रकार पहले के ज़माने में भी रोम साम्राज्य में भी, यानी कि मेसोपोटामिया में भी मोहरों का यूज़ किया जाता था और रोम साम्राज्य में भी मोहरों का यूज़ किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में क्लियर इमेज नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। मैं आपको बहुत ही क्लियर इमेज दिखाता हूँ एम्फोरा टैंक की। ये देखिए, तो ये है आपके एम्फोरा टैंक, जो कि एक ख़ास किस्म के आपको मटके जैसे लग रहे होंगे, मिट्टी से ये बनाए गए हैं। तो इनमें हमारे जैतून के तेल, हमारी अंगूरी शराब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जाती थी। ओके, यहाँ तक समझ गए? कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। वो स्पेन वाले हमें ड्रेसल 20 जब बहुत सारी जगह पर मिलते हैं, तो यानी कि स्पेन से जो जैतून का तेल था उन कंटेनरों में भरा जाता था, ड्रेसल 20 में भरा जाता था और अन्य जगहों पर उसका व्यापार होता था। तो हमें बहुत सारे जो एम्फोरा टैंक है वो दूसरी जगहों पर भी मिले हैं, स्पेन वाले। ठीक है, ड्रेसल 20 स्पेन के जो एम्फोरा टैंक है उनको हम ड्रेसल 20 कहते हैं, क्योंकि स्पेन में वो विशेष प्रकार से बनाए जाते थे। ठीक है, ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और उनके मिलने के स्थानों के बल पर पुरातत्वविद यह बताते हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतालवी प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए। अलग अलग प्रकार के एम्फोरा टैंक मिले हैं, अलग अलग जगह पर मिले हैं, अलग अलग उनका टाइम पीरियड है। तो इन चीज़ों को जोड़ जोड़ के हमारे पुरातत्वविद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वो निष्कर्ष आपको दिया गया है, जैसे कि सबसे पहले जैतून के तेल के व्यापार पर इटली का प्रादुर्भाव था, यानी कि इटली का प्रभुत्व था। इटली में सबसे ज़्यादा व्यापार होता था इन जैतून के तेल का। ठीक है ना, सबसे पहले इटली में सबसे ज़्यादा व्यापार होता था जैतून के तेल का। उसके बाद स्पेन के व्यापारियों ने इटली से ये बाज़ार छीन लिया, यानी कि जो जैतून का व्यापार था वो ज़्यादातर स्पेन के व्यापारी करने लगे। स्पेन में एम्फोरा टैंक बनने लगे, एम्फोरा कंटेनर बनने लगे और स्पेन से ही बहुत अधिक मात्रा में जैतून के तेल का व्यापार होने लगा। ठीक है ना, सबसे पहले इटली था, उसके बाद आपका स्पेन आया। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। अब कोई भी चीज़ मान लीजिए आपके बाज़ार में मिल रही है और कोई दूसरी कंपनी उसी चीज़ को बाज़ार में लॉन्च करती है और वो चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपनी जो क्वालिटी है चीज़ की वो बढ़ानी पड़ेगी, तभी लोग उसको खरीदेंगे और रेट भी कम करने पड़ेंगे, उसकी कीमत भी कम करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही स्पेन के व्यापारियों ने किया। जब उन्होंने देखा कि इटली के लोग बहुत अधिक व्यापार कर रहे हैं जैतून का तेल का, तो इसी प्रकार स्पेन के जो व्यापारी थे उन्होंने भी व्यापार करने की सोची। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी गुणवत्ता को बढ़ाया, अपने जो तेल था उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बाद उसको कम दामों पर बेचा। कम दामों में आपको हाई क्वालिटी मिल रही है तो आप कहाँ से खरीदेंगे? वहीं से खरीदेंगे ना। तो इसी प्रकार लोगों ने स्पेन के व्यापारियों से चीज़ें खरीदना शुरू कर दिया। इटली का प्रभाव कम हो गया और अब हमारा स्पेन उभर के आने लगा, स्पेन से ज़्यादा व्यापार होने लगा। तो इसका मतलब अलग अलग क्षेत्र के व्यापारी एक दूसरे के साथ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। क्लियर यहाँ तक? चलिए, बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और तीसरी तथा चौथी शताब्दी के अधिकांश भाग में इनका उस क्षेत्र में बोलबाला रहा। अब स्पेन के बाद
उसी बाज़ार पर कब्जा यानी कि स्पेन के बाद सबसे ज़्यादा व्यापार किसने किया? उत्तरी अफ्रीका के व्यापारियों ने किया। कब किया? तीसरी और चौथी शताब्दी में। पहली शताब्दी में इटली ने, दूसरी शताब्दी में आपके स्पेन ने, और तीसरी और चौथी शताब्दी में उत्तरी अफ्रीका के व्यापारियों ने। ठीक है। फिर 425 ईस्वी के बाद, 425 यानी कि 5वीं शताब्दी के बाद, पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिण एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून के प्रमुख निर्यातक बन गए। निर्यातक यानी कि चीज़ों को बेचने वाले, आयातक यानी खरीदने वाले, और निर्यातक यानी कि बेचने वाले, निर्यात करने वाले। ओके। जबकि भूमध्य सागर के बाज़ारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो गई। अब क्या हुआ? सबसे पहले इटली थी पहली शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में आपके स्पेन के व्यापारी आ गए, तीसरी और चौथी शताब्दी में आपके उत्तरी अफ्रीका के व्यापारियों का प्रभुत्व रहा। अब 425 ईस्वी के बाद यानी कि 5वीं शताब्दी के बाद, और 5वीं शताब्दी के बाद परवर्ती 5वीं शताब्दी में यानी कि 5वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में और 6ठी शताब्दी में आपके निकटवर्ती पूर्व के राज्यों का इस बाजार पर कब्जा हो गया। यानी कि जो आपकी सीरिया थी, ठीक है ना, सीरिया मेसोपोटामिया के आसपास का इलाका, सीरिया हो गया, फिलिस्तान हो गया, दक्षिण एशिया माइनर उस वक्त जो आज का हमारा तुर्की है, तो उस वक्त उसको माइनर कहते थे। तो वहाँ के व्यापारियों ने, तो इस प्रकार जो आपका पूर्वी इलाका था रोमन साम्राज्य का, उसने इस बाज़ार को हथिया लिया। यानी कि अब वहाँ से ज़्यादा व्यापार होने लगा, जैतून के तेल का भी और अंगूरी शराब का भी। कब? परवर्ती 5वीं शताब्दी यानी कि 5वीं शताब्दी के आरंभिक 5वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में, 425 ईस्वी के बाद, और 6ठी शताब्दी में भी। तो इस प्रकार ये आपकी टाइमलाइन रहेगी। सबसे पहले आपका इटली, और उसके बाद आपका स्पेन, उसके बाद आपका उत्तरी अफ्रीका, और फिर उसके बाद आपका पूर्वी इलाका। ठीक है। तो ये बहुत सारे साक्ष्य हमें मिले हैं, जैसे कि वहाँ से कंटेनरों की कमी हो गई, फिर वहाँ से वो हो गया, वो हो गया। तो इस आधार पर हमारे पुरातत्वविद इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि, उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उससे उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। जहाँ से ज़्यादा व्यापार होगा वहाँ पर ज़्यादा समृद्धि आएगी, यानी कि लोग धनी होंगे, वहाँ पर ज़्यादा परिवहन की सुविधा होगी। तो इस प्रकार जब अलग अलग व्यापार की गतिविधियाँ बढ़ती रही, तो वहाँ पर जो सुविधाएं थी वो भी अलग अलग होती रही। क्लियर यहाँ तक? चलिए, साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे। अब हम वहाँ की उर्वरता के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि वहाँ की जो कृषि थी उसका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान था, अब हम वो देखने वाले हैं। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे कि इटली में कंपेनिया, सिसिली, कंपेनिया और सिसिली दोनों इटली में। मिस्र में कौन कौन से थे? फैयूम, गैलीली और बाइजैकियम। बाइजैकियम को ट्यूनिसिया भी कहते हैं। और दक्षिणी गोल अलग था, ठीक है, जिसको आज हम फ्रांस कहते हैं। फ्रांस का दक्षिणी भाग, दक्षिणी गोल को हम फ्रांस कहते हैं। तथा बाइटका स्पेन में था। दक्षिणी स्पेन को हम क्या कहते हैं? बाइटका। और दक्षिणी गोल को उस वक्त क्या कहते थे? नेबोनिसेसिस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। स्ट्रैबो और प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य की घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से कुछ थे। स्ट्रैबो और प्लिनी दोनों हमारे राइटर्स हैं उस वक्त के, ठीक है ना, उस वक्त उन्होंने लिखा। तो जो स्ट्रैबो थे और जो हमारे प्लिनी थे, इन लेखकों ने लिखा कि जो ये नगर आपको बताए गए हैं, इटली में आपका कंपेनिया और सिसिली, मिस्र में आपका फयूम, बाइजैकियम और गैलीली, दक्षिणी गोल और दक्षिणी स्पेन यानी कि आपका बाइटका, तो ये जो एरिया थे बहुत घनी आबादी वाले थे यहाँ, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते थे। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा था। क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत थी, है ना, और ये धनी भी थे, यहाँ पर बहुत पैसा था, यहाँ के लोग बहुत समृद्ध थे।
सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कंपेनिया से आती थी। कंपेनिया कहाँ है? इटली में। तो सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कहाँ से आती थी? कंपेनिया से आती थी, इटली में। सिसिली, सिसिली कहाँ है? इटली में। और बाइजैकियम कहाँ है आपका? मिस्र में। तो सिसिली और बाइजैकियम से क्या आता था? भारी मात्रा में गेहूं निर्यात किया जाता था। तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं वो बाइजैकियम से आता था और सिसिली से आता था। और इतिहासकार जोसिफस लिखते हैं कि प्रदेशवासियों ने ज़मीन और गैलीली, गैलीली कहाँ है? मिस्र में। गैलीली में गहन खेती की जाती थी। गैलीली में गहन खेती यानी कि छोटे से भाग पर भी बहुत सारी फसलें उगा देना। तो इसी आधार पर हमारे इतिहासकार जोसिफस क्या लिखते हैं कि प्रदेशवासियों ने ज़मीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी थी। छोटे से भाग पर बहुत सारी फसलें उगाना, उसको हम गहन खेती करते। तो गैलीली जो कि मिस्र में है, वहाँ पर गहन खेती की जाती थी। और स्पेन का जैतून का तेल, स्पेन के दक्षिणी में ग्वाडलक्विविर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों यानी कि फंडी, जो मतलब नदी के किनारे जो आपके बहुत सारे खेत के लिए जमींदारी यूज़ किया गया है। तो जो आपके खेत होते थे नदी के किनारे, ग्वाडलक्विविर नदी जो दक्षिणी स्पेन में बहती थी, उनके किनारे जो खेत थे, वहाँ से जैतून का जो तेल था वहाँ से आता था। वहाँ पर जैतून के पौधे थे, जैतून के फल लगते थे। अब मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, उस मैप से आपको चीज़ें और भी अच्छी तरह से याद रहेगी। देखिए, तो इस मैप में हम देखेंगे कि किस किस एरिया में से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती थी। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल का सिंबल देखिए आप, कुछ ऐसा है। ये रहा आपका ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल का सिंबल देख लीजिए ग्रीन, यानी कि आपके गेहूं का सिंबल देख लीजिए। और हम आपके वाइन का सिंबल देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इन तीन चीज़ों को देखने वाले हैं। ओलिव ऑयल को देखते हैं सबसे पहले स्पेन में। तो ये रहा आपका स्पेन। स्पेन में ये आपको नदी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ के दक्षिणी भाग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें ओलिव ऑयल प्राप्त होता था। ये सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो स्पेन के दक्षिणी भाग में ग्वाडलक्विविर नाम की नदी बहती है। वहाँ के ज़मींदारियों से हमें जैतून का तेल प्राप्त होता है, जैतून की खेती की जाती है। अब हमने इजिप्ट में यानी कि मिस्र में पढ़ा, इजिप्ट में, ये रहा आपका इजिप्ट, पढ़ा कि वहाँ पर गैलीली में बहुत गहन खेती की जाती थी और बाइजैकियम से हमें गेहूँ प्राप्त होता था, है ना। तो ये रहा आपका गेहूँ का, यहाँ पर भी आपको सिंबल दिख रहा है। ये रहा गेहूँ का, यहाँ पर आपको सिंबल दिख रहा है। क्लियर। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी। अब इटली में हमने पढ़ा था अंगूरी शराब। अंगूरी शराब कहाँ से आती थी? कंपेनिया, जो कि इटली में था। ये रहा आपका इटली, और रोम के नीचे हमारा कंपेनिया पड़ता है। यहाँ पे आपको नहीं दिखाया गया, आपकी बुक के मैप नंबर फर्स्ट में, चैप्टर के मैप नंबर फर्स्ट में कंपेनिया भी दिखाया गया है। और सिसिली जो कि एक इटली में, ये जो अलग सा द्वीप आपको दिख रहा है, ये आपका सिसिली है। तो सिसिली में क्या आता था? गेहूं आता था। और कंपेनिया जो बिल्कुल रोम के नीचे पड़ता है, वहाँ से हमारी अंगूरी शराब आती थी। क्लियर। ओके, तो ये मैंने आपको मैप भी दिखा दिया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम रोम की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार वहाँ पर फैक्ट्रियाँ थी, किन किन चीज़ों का व्यापार होता था और किस प्रकार की वहाँ पर खेती की जाती थी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। हमने देखा कि बहुत ऐसे इलाके थे जहाँ पर धनी लोग रहते थे, ज़्यादा व्यापार होता था, घनी आबादी थी। लेकिन दूसरी ही ओर कुछ ऐसे इलाके भी थे जो कम उन्नत अवस्था में थे, यानी कि गरीब थे। ठीक है। उदाहरणार्थ नुमीडिया, जिसको हम आज अल्जीरिया कहते हैं, नुमीडिया के देहाती क्षेत्रों में, देहाती यानी कि गांव वाले क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु प्रवास का तात्पर्य ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियों तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की खोज में गवालों तथा चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक अनुगमन। ऋतु प्रवास, ऋतु के अनुसार किया गया प्रवास। अब ऋतु के अनुसार लोग क्यों प्रवास करते थे? बहुत सारे लोग चरवाहे होते थे, गडरिये होते थे। तो जिस जिस एरिया में आप कहेंगे ना गडरिये होते थे, चरवाहे होते, तो यानी कि वहाँ पर लोग कम समृद्ध होते थे। नुमीडिया में बहुत सारे चरवाहे लोग रहते थे जो कि मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर आते थे अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे हमें रोमन साम्राज्य में ऐसे भी क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं जो कि कम उन्नत अवस्था में थे, जैसे कि नुमीडिया, जिसको आज हम अल्जीरिया कहते हैं। वहाँ के क्षेत्रों में हमें ऋतु प्रवास करते हुए लोग दिख जाते थे। चरवाहे तथा अर्ध यायावर,
अपने साथ में अवन आकार की झोपड़ियाँ, जिसे महपालिया कहते थे, उठाए इधर-उधर घूमते फिरते थे। अब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो रहने के लिए थोड़ी देर के लिए छत तो चाहिए ना, कहीं थोड़ी देर 1, 2, 3, 4 दिन तो रुकेंगे, तो अपने साथ अपनी झोपड़ियों को उठाए फिरते थे। उन झोपड़ियों का आकार ओवन जैसा होता था और उन झोपड़ियों को हम मैपालिया कहते थे। मैं आपको अभी उनकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको ओवन के आकार की जो ये आपको झोपड़ियाँ दिख रही है, इनको हम मैपालिया कहते थे। क्लियर यहाँ से? इन झोपड़ियों को वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर उठाए घूमते थे, क्योंकि उन्हें दूसरी जगह पर अपने भेड़-बकरियों को चराने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अब उत्तरी अफ्रीका के रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चरगाहों की संख्या में कमी आई और खानाबदोश चरवाहों की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रण हो गई। जैसे जैसे स्पेन में सबसे पहले जो हमारे व्यापारी थे वो थे, लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में लोग धनी होने लगे, उत्तरी अफ्रीका में जैतून के तेलों का व्यापार होने लगा, तो वहाँ के ज़्यादातर जो चरवाहे थे वो बसने लगे, वो भी इस व्यापार में संलग्न होने लगे, तो वो एरिया भी धीरे धीरे विकसित होने लगा। तो इस प्रकार उत्तरी अफ्रीका के इन चरवाहे लोगों में थोड़ी-सी कमी आई और जो ये आवाजाही थी, जो ये ऋतु प्रवास था, वो थोड़ा-सा कम होने लगा। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी, जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गाँव में रहते थे और इन गाँवों को कैस्टेला कहा जाता था। अब जैसे कि आपने पढ़ा कि जो हमें इस जैतून का तेल है, वो हमें दक्षिण में एक ग्वाडलकवीवर नदी बहती है, वहाँ के खेतों से प्राप्त होता है, लेकिन उत्तर का कहीं भी ज़िक्र नहीं आया। क्यों? क्योंकि उत्तर जो क्षेत्र था, उत्तरी स्पेन था, वहाँ पर ज़्यादा व्यापार नहीं होता था, वो पिछड़ा हुआ इलाका था। क्योंकि वहाँ पर आम नॉर्मल किसान रहते थे, जो कि पहाड़ों पर रहते थे और पहाड़ों पर रहने वाले लोग थोड़े से कम विकसित होते थे उस वक़्त। तो इसी प्रकार उत्तरी 2 एग्ज़ाम्पल आपके पास है, नुमिडिया और उत्तरी स्पेन, ठीक है? और उत्तरी स्पेन के जो लोग थे वो केल्टिक भाषी थे, आपने पीछे भी पढ़ा केल्टिक भाषा कहाँ-कहाँ बोली जाती थी? केल्टिक भाषा आपकी बोली जाती थी स्पेन में, उत्तर पश्चिमी इलाके में और आपके अफ्रीका के कुछ शहरों में। तो इसी प्रकार जो आपके उत्तरी स्पेन के लोग हैं, जो किसान हैं, केल्टिक भाषी हैं, वो भी कम उन्नत अवस्था में थे और वो गाँव में रहते थे, जिन गाँव को हम कैस्टेला कहते थे। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करते हैं तो इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हिस्ट्री हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखती है, हर एक पर्सपेक्टिव से देखती है। यानी कि हमने रोम साम्राज्य की समृद्धि के बारे में भी पढ़ा और वहाँ पर जो क्षेत्र कम उन्नत थे, जहाँ लोग गरीब थे, उन क्षेत्रों के बारे में भी हमने पढ़ा। दोनों प्रकार के लोगों के बारे में हमने पढ़ा और फिर जब हम अपना निष्कर्ष तैयार करेंगे तो वो बहुत बेटर होगा। इसलिए हिस्ट्री में हम हर एक चीज़ को देखते हैं ताकि हम किसी भी गलत निष्कर्ष पर ना पहुँचें। तो हमने उन्नत क्षेत्रों को भी देखा और जो क्षेत्र उन्नत नहीं थे, उनको भी देखा। क्लियर? हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह ना मान बैठें कि एक प्राचीन दुनिया थी। कहते हैं ना, हज़ारों साल पहले की दुनिया थी। तो हज़ारों साल पहले तो थी, प्राचीन तो थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर लोग सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से उन्नत नहीं थे या फिर उनके पास टेक्नोलॉज़ी नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी। नहीं, वहाँ पर जो आज हम प्रौद्योगिकी यूज़ कर रहे हैं, हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, लेकिन उस वक़्त भी लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल थे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉज़ी उस वक़्त भी थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह-तरह से इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आज हम हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं, पानी से बिजली बनाते हैं, तो उस वक़्त भी जो पानी से उत्पन्न जो शक्ति होती थी, ऊर्जा होती थी, एनर्जी होती थी, उसका उपयोग अलग-अलग कामों के लिए किया जाता था, आज से हज़ारों साल पहले। इस काल में जल शक्ति से मिलने-चलने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। स्पेन के सोने और चांदी की खानों में से जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, यानी कि पानी से जो एनर्जी होती है, उसके द्वारा खानों में से सोना और चांदी निकाला जाता था। आज भी हम ये नहीं निकाल पाते हैं। और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़े औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। अब इतना ज़्यादा सोना चांदी वहाँ से निकाला जाता था कि सिक्के भी सोने चांदी के होते थे। अब आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे नोट तो कागज़ के हैं, लेकिन उस वक्त लोग इतने समृद्ध थे कि जो
सोना और चांदी था बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता था, खानों में से, खदानों में से जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था, हाइड्रो पावर प्लांट्स का यूज़ किया जाता था। और इतना सोना चांदी तो हम आज भी नहीं निकाल पाते जितना कि वो रोमन साम्राज्य वाले लोग निकाल पाते। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कम उन्नत है, यानी कि उनके पास हमसे कम टेक्नोलॉजी थी। नहीं, हमसे कम टेक्नोलॉजी नहीं थी, बेशक हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास रही हो, है ना। उस समय सुसंगठित वाणिज्यिक तथा बैंकिंग व्यवस्था भी थी। हम कहते हैं ना हमारे पास बहुत उन्नत व्यवस्था नहीं, वहाँ पर भी बैंकिंग व्यवस्था थी। जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो हज़ारों साल पहले उनके पास थी। और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हम में रोम के समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। जो दास श्रम थे, जो दास लोग थे, वो भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।